तो सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि देखो, अब देखो पहला जो एमसीक्यू है समेशन का, उसको जल्दी जल्दी पहले समेशन वाले सवाल कर लेते हैं। भाई कुछ फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए समेशन के अंदर। वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ क्लास के अंदर, कि समेशन ऑफ एन जो है, जो अगर एन इक्वल टू वन से लेके एन तक स्टार्ट है तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अब समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन से लेके एन तक अगर लिखा हुआ है और आपने एन स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो ये बराबर होगा एन इंटू एन प्लस वन, देन वी हैव टू एन प्लस वन ओवर सिक्स। इसी तरीके से अगर आपने समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन और एन क्यूब तक निकालना है तो ये बराबर होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। पहले ये फॉर्मूलाज याद कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और बात ज़रूरी है कि समीशन आपके पास n इक्वल टू वन से लेकर अगर n तक है तो इसका आंसर n होता है। और एक और चीज़, समीशन अगर n पे लगा हुआ है और यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट a लिखा हुआ है तो उसका आंसर n टाइम्स ऑफ a होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पहले सवाल को देखते हैं तो पहले सवाल पे समीशन प्रेजेंट है। तो अगर मैं पहला एमसीक्यूज आपसे बात करूं, देखो यहाँ लिखा हुआ है समीशन स्टार्ट हो रही है पी की वैल्यू वन से लेके एन प्लस वन तक, ठीक है। ये हो जाएगा ए माइनस टू। ए माइनस टू कॉन्स्टेंट है, उसको निकाल लें बाहर, ए माइनस टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा समीशन। यहाँ लिखा हुआ है पी इक्वल टू वन से लेके एन प्लस वन तक। पी इक्वल टू वन से लेके एन प्लस वन जो है वो बराबर होता है एन प्लस वन के। भाई अगर वन से स्टार्ट हो रहा है और एन प्लस वन तक का सम निकाल ले हो ना तो ये एन के इक्वल होता है और एन यहाँ पे एन प्लस वन के इक्वल है। देयर फॉर आप लोग ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। समेशन के आगे 20 के अंदर क्या लिखा हुआ है, द सम टू से लेके 30 तक का सम निकालना है। तो टू से लेके 30 तक का सम जो है, अगर आप देखो सम का मतलब क्या होगा कि पहले आप लोग ना इसमें टू पुट कर दें तो ये टू माइनस वन हो जाएगा, फिर आप लोग प्लस लिखें, फिर आप इसमें पुट कर दें थ्री, तो थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा टू, फिर आप इसमें फोर पुट कर लें। अब क्योंकि ये टू से स्टार्ट हो रहा है और 30 पे ख़त्म हो रहा है तो एक आसान सा काम करना है, नंबर ऑफ टर्म्स जब भी समेशन पे अगर आपने निकालनी हो तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना बेटा वो बराबर होता है डिफरेंस, यानी कि 30 माइनस टू प्लस वन, ये आ जाएंगी 29 टर्म। अब क्योंकि रेसिप्रोकल में सम हो रहा है ना, यानी कि अगर आप इसमें एक एक करके पुट करें, टू पुट करें, फिर आप थ्री पुट करें और फिर आप फोर पुट करें तो रेसिप्रोकल एपी का आ रहा है। इसकी वजह से आप इसको ऑप्शन डी पर टिक कर देंगे। इसी तरीके से देखो यहाँ पे लास्ट टर्म के बारे में बात हो रही है। अब देखो इसकी लास्ट टर्म अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो इसकी लास्ट टर्म होगी वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, ये चलता जाएगा टू एन टर्म्स तक। अब जाहिर है कि ये बराबर होगा ये चीज़ समेशन ऑफ द एन स्क्वायर के, असल में ये एन स्क्वायर है और ये बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन स्क्वायर डायरेक्ट लिखा हुआ है तो आप उसमें टिक कर देंगे ऑप्शन सी में। अब इस पे आप याद रखिएगा, अगर कोई भी एक सीक्वेंस गिवन हो, मतलब कोई भी एक सीरीज आपको गिवन हो, तो पहले आप लोग उसकी जनरल टर्म निकाल लें। ये असल में ऑड सीरीज है, ऑड सीरीज की जनरल टर्म होती है टू एन माइनस वन। एपी का फॉर्मूला यूज़ करें, ऑड सीरीज की जनरल टर्म होगी टू एन माइनस वन। और हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तभी आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और समेशन ऑफ ये आ जाएगा टू एन वन का होल स्क्वायर। इसमें भी आप ऑप्शन डी पे मार्क करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जनरल टर्म निकाल लो। देखो जनरल टर्म इसकी क्या होगी, ऑड टर्म की जनरल टर्म, ये ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म की याद रखना टू एन माइनस वन होती है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है
तभी यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पे समेशन लगाएंगे क्योंकि हम इन सबको ऐड कर रहे हैं। तो याद रखना, अगर एक को भी सीरीज गिवन हो ना T1 प्लस T2 इस तरीके से, और यहाँ Tn लिखा हुआ, तो अगर आपने इसका सम निकालना है इस पूरे का, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ Tn। अगर ये Sn के इक्वल है तो ये Sn के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट टर्म ऑफ दी सीरीज। भाई इसके अंदर अगर तुम लास्ट टर्म की बात करते हो ना, तो लास्ट टर्म होगी 1+2+3 से लेके n टर्म्स तक, और ये है सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये बात याद रखिएगा, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है लास्ट टर्म, तो वो किसके इक्वल होता है n+1/2 के। ऑप्शन बी 6 में बोला जा रहा है सम निकाल लें। अब देखो यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। भाई यहाँ लिखा हुआ है समीशन 1 से लेके 5 तक k² माइनस समीशन 1 से लेके 5 तक k-1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब अगर ये लिखा हुआ है तो आप एक सिंपल काम करें कि आपने कहाँ से कहाँ तक वैल्यू गिवन है, देखो 1 से लेके 5 तक, तो तुम लोग एक काम ये करोगे आप लोग कि पहले k1 पुट कर दें, इस समीशन की मीनिंग होती है, फिर 2 पुट कर दें, टिल 5 तक पुट कर दें। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जो आखिरी टर्म होगी उसमें आप 5 रख देंगे। अब 5 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब आप ये शुरू की 4 टर्म जो होगी वो इस शुरू की 4 टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बच जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। देयरफॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर सी। अब देखो याद रखना, इसके अंदर भी देखो तो यहाँ पे एक सिंपल सी कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए, वो ये है 1 = n k² माइनस 1n k-1 का होल स्क्वायर। तो पहले k की जगह 1 लिख दो, फिर 2 लिख दो, टिल n², ये लिखा। अब जब तुम इसको माइनस करोगे, पहले n 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, फिर क्या लिखोगे 1 लिखोगे, फिर बढ़ते जाओगे। अब ये n-1 के इक्वल होगा लास्ट टर्म जो होगी, लास्ट टर्म में n पुट कर दोगे। अच्छा, इसकी जो लास्ट टर्म n से पहले n-1 होगा, तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ n², यानी कि 7 पे आप लोग ए पे टिक कर देंगे। अब बेटा इसके आगे सुनो क्वेश्चन नंबर 8 शायद मैंने इधर ही रखा होगा नीचे। हाँ, 8 में क्या कहा जा रहा है, ये 8 के अंदर लिखा हुआ है 1/k। अब थोड़ा सा सेंस लगा लेना, मतलब इसके अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ ना, तो ये ऐसे लिखा हुआ है 1 से लेके 50, फिर लिखा हुआ है 1/k माइनस 1 से लेके 50, फिर लिखा हुआ है 1/k+1। अब आप लोग पहले इस टर्म पे 1 पुट करें, इसका सम निकालना है, फिर प्लस लिखें, फिर 2 पुट करें, फिर प्लस लिखें, फिर 3 पुट करें, आखिर पे 49 पुट करेंगे तो 1/49 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ माइनस रख दें। अब अगर यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे अगर 49 रखोगे तो 50 आ जाएगा, और अगर 50 रखोगे तो 50+1 हो जाएगा। अब एक सिंपल सी बेटा बात है कि इसमें ये वाली टर्म्स यहाँ पे और यहाँ पे ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो जब आप इस पूरे को इस पूरे से कर देंगे कैंसिल, तो आपके पास जवाब मिल जाएगा 1 - 1/51, जो बराबर किसके होता है 50/51 के।
देयर फॉर जो विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर है 50/51। अब इसके आगे सुने, देखें 9 पे असल पे मसला ये है कि ना इन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट शॉर्ट तरीका होता था, अभी मैं बता देता हूँ। ये हो जाएगा a/k और ये होता था b/k+1। ये आप लिख दें, ए और बी आपने निकालना होगा। देखो ए निकालने के लिए क्या करोगे, ध्यान से सुन लेना कि पहले इसको ऐसे लिख लो, 1 = एलसीएम लोगे ना तो a×k+1 और b×k लिख दो। अब यहाँ पे चलो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख लेता हूँ, वरना मुझे तो खैर डायरेक्ट आंसर पता है इसके क्या होंगे। फॉर ए फॉर बी, ए के लिए ए के नीचे वाले फैक्टर को ज़ीरो कर दो, तो पुट के = 0। सही है। जब के ज़ीरो पुट करोगे तो कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा कि बी कितना आ जाएगा। के की जगह ज़ीरो रखोगे, के की जगह ज़ीरो रखोगे, यहाँ पे ज़ीरो रखोगे, यहाँ पे ये वैनिश हो जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूँ फॉर बी, बी के लिए आप लोग क्या करेंगे, पुट के = -1। ठीक है। तो अगर -1 पुट करोगे, क्योंकि k+1 ज़ीरो करोगे ना बी के लिए, तो के की जगह -1 रखोगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। सो बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब ये बन गया 1/k, यहाँ आ गया -1/k+1। समेशन रहेगा वैसे, यानी कि समेशन 1 से लेके 50 तक। अब 1 से लेके 50 तक समेशन है, तो देखो क्या ये सवाल सेम हो गया, यहाँ देखो फ़र्क है कुछ, 1/k सेम सवाल बन गया जो पहले लिखा था। बस इसमें ये समझ लो कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया मैंने। पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस वही समझने का। भाई देखो, अगर ए की वैल्यू निकालते हो ना, डायरेक्ट सुन लेना मेरी बात, ए के नीचे वाले फैक्टर को ज़ीरो कर दो, के क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। के को ज़ीरो रख दिया आपने, और सिंपल के की जगह अगर आप ज़ीरो रखते हैं ना, तो ए के साथ जो फैक्टर आता है वो k+1 आता है। यानी कि के को ज़ीरो रखो, ध्यान से सुन लेना, के को ज़ीरो रखो और उसको इसके अंदर पुट कर दो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये 1 आ जाएगा, और इसको इक्वेट कर दो, 1 = 1, a 1 हो जाएगा। अब b की वैल्यू निकाल लो तो k+1 ज़ीरो हो जाएगा, तो k की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ इक्वेशन तुम बना चुके हो ना इधर, अगर तुम एलसीएम वगैरह लोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, a टाइम्स, ये बल्कि यहाँ बनी हुई है, a×k+1 b के। तो a निकालना चाहते हो तो a के नीचे वाला फैक्टर ज़ीरो, k ज़ीरो, तो k ज़ीरो पुट कर देना, a 1 आ जाएगा। b निकालना चाह रहे हो तो b के नीचे वाला फैक्टर ज़ीरो, यानी कि k+1 को ज़ीरो कर दोगे तो k की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब -1 को जब रखोगे तो कॉमन सेंस है कि k+1 ज़ीरो हो जाएगा। जब b निकालोगे तो a वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, a निकालोगे b वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसको ले जाके इधर पुट कर देना डायरेक्ट। अब पुट करोगे तो मैं उसका सोल्यूशन नहीं बता रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी सॉल्व इन क्वेश्चन 8। सही है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 9 का ऑप्शन है, विच इज़ 50/51। अब 9 के बाद बेटा मैं अगर 12 के बारे में बात करूं, अब 12 में क्या कहा जा रहा है, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 20 का क्यूब इस किसके इक्वल है। पेज नंबर रामीन देखना पड़ेगा, तुम वो आप वो कैलकुलेट कर लेना, रुक जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। वन 12 होगा ना, अब देखें, अब अगर मैं आपसे बात करूं इसके हवाले से ना, कि यहाँ पे कुछ एमसी डिस्कशन हो रहा है, तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है। मैं अगर आपसे बात करूं क्यूब तक है ना, तो देखो यहाँ पे निकालने का तरीकेकार क्या होगा कि आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं रामीन, वो करवा रहा हूँ आपको ना मैं, समेशन के क्वेश्चंस सीक्वेंस सीरीज के आगे देखो, इधर मौजूद होगा पेज नंबर 113 या 112 पे। ठीक है। अब आप अगर यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या भाई, अगर आप सम निकालना चाह रहे हैं ना इसका,
तो आप लोग क्या करेंगे, पहले n इक्वल टू 1 से लेके 20 तक का सम निकाल लें। यहाँ पे मैं n स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। उसमें से माइनस कर दे 1 से लेके 10 तक का सम, सॉरी क्यूब प्रेजेंट है। 1 से लेके 10 तक का सम क्यों माइनस कर रहा हूँ मैं, वजह क्योंकि इसके अंदर कौन सी टर्म मिसिंग है, 11 से लेके 20 तक का चाहिए ना। तो पहले 1 से लेके 20 तक का निकालोगे और उसमें 1 से लेके 10 तक को माइनस कर दोगे। असल में देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ लिखोगे 10+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना कि इसके अंदर मल्टीपल ऑफ 10 लिखा हुआ है या मल्टीपल ऑफ 5 लिखा हुआ है, चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। अगर 10 मल्टीप्लाई बाय मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल, आपका अल्लाह भला करे 20+1, तो ये हो जाएगा 210 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स 10 प्लस है यानी कि 55 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसमें कॉमन ऑब्जर्वेशन को इस तरीके से याद रखें कि अगर आप इसमें 10 का स्क्वायर करें सिर्फ, और आखिर में अगर आप 5 का स्क्वायर यानी कि 5 ले आए, तो आप 100 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 75। तो ये किसके डिविजिबल है, 5 के डिविजिबल है, और ये ऑड इंटीजर भी है, ठीक है। तो आप क्योंकि 5 से डिविजिबल है तो आखिर में 5 आएगा, इसके आखिर में 0 आएगा और इसके आखिर में 5 आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करना है कि जिसके आखिर में 0 आता है और जिसके आखिर में 5 आता है, अगर आप उनको डिफरेंस लेंगे ना तो उसके आखिर में लाजमी तौर पे 5 आएगा। आप चेक कर लें इस तरीके से आसान कैलकुलेशन करके, तभी आप कहेंगे कि ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 10 पे यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर है, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटा इसके आगे 10 के आगे अगर मैं आपसे 11 के बारे में बात करूं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दी सम, ये सम किसके इक्वल है भाई, सुनो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ किसके इक्वल होगी, ये समेशन ऑफ दी वन है। तो समेशन ऑफ दी वन के बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो आप मुझे बोलेंगे सर समेशन ऑफ वन आपने बताया अगर n इक्वल टू 1 से लेके n तक होता है और सिर्फ 1 लिखा हुआ होता है तो n का n आंसर आता है, तभी आप यहाँ n लिख देंगे। आप बोलेंगे सर ठीक है कोई इशू नहीं है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास यहाँ लिखा हुआ है समेशन ऑफ दी एन, समेशन ऑफ दी एन जो है उसका फॉर्मूला होता है एन इनटू मोहम्मद हारिस, कल की क्लास में बेटा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपने लिख दिया n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या एक काम ये कर सकते हो, सबसे आसान तरीकेकार ये है कि आप सिंपली 3 दफ़ा n लिखा हुआ है तो उसको आप n³ कर सकते हैं, जिनको मिल गई है ना बुक। तो आप अगर इसको एक काम ये कर लें विच इज़ इक्वल टू n³, n³ जो है वो किसके इक्वल होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं 12 के बारे में अगर आपसे बात करूं, देखो भाई अगर मैं 12 के बारे में बात करूं, 12 में क्या लिखा हुआ है, k4 - k-1 का होल स्क्वायर सम निकालना है 50 से लेके यहाँ पे मौजूद है 100 तक। अब ये किसके इक्वल होगा, 12 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं भाई, k गिवन है 50 और यहाँ लिखा हुआ है 100। अब बेटा ये हो जाएगा k4 - k-1 की होल पावर 4,
ठीक है। अब यहाँ पे बस एक बात समझ लेना कि यहाँ पे k की पावर 4 लिखा हुआ है, तो ये चीज़ अगर तुम उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो तो ये 50 से स्टार्ट होगा और ख़त्म किस पे होगा, 100 में ख़त्म होगा। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये सवाल पहले भी कर चुके हैं। अब k-1 लिखा हुआ है ना, तो ये किससे स्टार्ट होगा ये आपको समझ आना चाहिए। पहली वैल्यू रख दे, आपको समझ आ जाएगा। तो पहले आप 50 रखेंगे तो ये 49 हो जाएगा, फिर ये 50 हो जाएगा, सही है। और आखिर में अगर जब 100 रखोगे 99 हो जाएगा। अब बचेगा क्या भाई, ये 50 से लेके 99 तक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, 50 से लेके यहाँ पे 99 तक कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, 100 की पावर 4 बेटा माइनस 49 की पावर 4, यानी कि इधर लास्ट टर्म बच गई 100, यहाँ 49 बच गया। तभी आप किस में टिक कर देंगे, ऑप्शन डी में टिक कर देंगे। अब ये वाला सवाल तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे बताएं इसका क्या आंसर आया। यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, आपने समीशन 1 से लेके 30 एन क्यूब माइनस कहाँ तक माइनस करूँगा, 1 से लेके 20 तक एन क्यूब। तो दिस विल बी योर व्हाट, 30, 30 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और अगर आप इस पर 20 रखते हैं तो 20 इंटू 20 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आप लिख दें। अब आप इसको सॉल्व कर लें। वैसे एक अभी हमने थोड़ा दिमाग लगाया था, तो इसका आंसर जो है 13 का क्या आ रहा होगा बताओ। एक मिनट देना बच्चों मुझे। भाई अभी हमने सीखा था कि देखो यहाँ पे अगर ये 30 प्लस 1 जो है ये 15 हो जाएगा, तो 15 इंटू 31 कर लो, या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 15 इंटू 31, सही है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको ऐसे 10 इंटू 21। ये बात लाजमी है कि इसके आखिर में 5 आएगा, और ये बात लाजमी है कि इसके आखिर में 0 आएगा। तो हम वो ऑप्शन को टिक कर लेंगे। देखो, अब अगर मैं यहाँ पे बेटा बात कर रहा हूँ ना, देखो इसके आखिर में 5 आ रहा है, इसके आखिर में 0, तो जाहिर सी बात है वो ऑप्शन टिक करोगे जिसके आखिर में 5 आता हो। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, अगर आप सॉल्व ना भी करें तो आप सिर्फ इस लॉजिक से सीख सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ बताई थी। ठीक है, अब 13 के बाद ये क्लियर है सबको, MCQ नंबर 13, मसला तो नहीं है इसके अंदर, आगे बताऊँ। हाँ, इसको इस तरीके से समझ सकते हो, प्रॉपर्टी लग सकती है ये कि ये 3 दफ़ा लगे हुए हैं ना बेटा, तो आप इसको एक समीशन करके, मतलब यहाँ पे अगर तुम एक दफ़ा इसको अप्लाई करोगे, यहाँ पे 1 के ऊपर 3 दफ़ा समीशन लगाओगे, तो समीशन ऑफ 1 जो है वो n हो जाएगा। अब ये चीज़ समीशन ऑफ n जो है, अब सुन लेना मेरी बात, समीशन ऑफ 1 दोबारा n हो जाएगा। ये इसको ऐसे समझ सकते हो तुम।
कि ये 3 दफ़ा अप्लाई हुआ है ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं समीशन ऑफ एन क्यूब। ये 3 दफ़ा आप इसको रिप्लेस कर देंगे और एन क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है मुस्तफ़ा। अब बेटा 13 के अलावा अगर मैं आपसे डिस्कस करूं 14। अब 14 भी सेम है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं लिखवा चुका हूँ एम स्क्वायर जो है। अब क्योंकि एम आ रहा है तो ये देख लेना भाई, एम आ रहा है तो यहाँ पे एम वाले को ही टिक करोगे। यानी कि 14 पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग इसमें टिक कर देंगे, बी पे टिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एम स्टार्ट है 1 पे और ख़त्म किस पे है, एन पे ख़त्म है ना। नहीं, फिर आप लोग क्योंकि एन पे ख़त्म है ना, तो बेटा आपने वैल्यू एन पुट करनी होगी, यानी कि फिर आप लोग जो है वो सी पे टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वन एन स्टार्टिंग एन ख़त्म किस में, इसको इस पे डिपेंड रहेंगी चीज़ें। अगर ये एन है तो यहाँ पे एन आ रहा होगा। ठीक है, अब 15 पे आ जाओ। 15 पे लिखा हुआ है 2m। अच्छा, यहाँ पे देख लेना, एक सिंपल सी कहानी है। 2m लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, m=0 से लेके 10 तक और 2m लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल होगा भाई। देखें, सबसे पहले 2 को बाहर निकाल लें, 2 कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आ जाएगा m=0 से लेके 10 और यहाँ आ जाएगा m। अच्छा, ये ज़रूरी है आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, वो इस तरीके से कर लें कि आपके पास या तो यहाँ पे 0 पुट कर लो, यहाँ 1 पुट कर लो, यहाँ 2 से लेके 10 तक आ जाएगा सब। अब ये 10 टर्म है नेचुरल नंबर की। अब नेचुरल नंबर का सम अगर आपने निकालना है तो वो बराबर होता है n+1/2 के। अब देखो 10 × 10+1/2। अब तुम समझ गए होगे वहाँ मैंने n क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये n है तो हम n ही तो लिख रहे हैं। अगर 10 है तो 10 10+1/2 कर रहे हैं ना, तो 10 10+1/2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बट इसको सॉल्व कर लो, 20, ये चीज़ कितना हो जाएगी, एक मिनट देना। हाँ, तो ये आपके पास जो ऑप्शन आएगा 110 आ जाएगा, 110 जो है वो ऑप्शन भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताएं 16 कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं एमसीक्यू नंबर 16 के बारे में बात करूं, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दो ना। यहाँ पे देखो, इन शुरू के 10 को देख लो। ठीक है, इसकी मीनिंग ये है कि समेशन ऑफ n=0 से लेके n हो, या फिर n=1 से लेके n तक हो, दोनों के फॉर्मूले सेम होंगे। क्योंकि वो ज़ीरो आप ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा 1 से लेके 10 तक का सम कर रहा है और कोई बच्चा उसमें ज़ीरो ऐड कर दे, तो कोई चेंजेस नहीं आने वाली। ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3n प्लस कैन बी रिप्रेजेंटेड है, 16 के बारे में बात हो रही है। अब 16 पे बहुत आसान सा बात आपसे की जा रही है कि जनरल टर्म आपको ऑलरेडी डिफाइन है भाई। अगर के की फॉर्म पे लिखोगे तो 3k+1 ही आएगा। ठीक है, 3k+1 आएगा। ज़ीरो से स्टार्ट करोगे मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इजाफी टर्म ज़ीरो आ जाएगी, लेकिन 3k-1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी कि जो जनरल टर्म आएगी वही जनरल टर्म आपने, ये जनरल टर्म इन्होंने ऑलरेडी बना के दे दी है। और अभी इस बात को मैंने अंडरस्टैंड आपको कराया कि आप 0 से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट करें, अगर सम हो रही हो चीज़ें तो कोई फ़र्क नहीं आता। अब इस बात को समझते हैं एमसीक्यू नंबर 17 को। अब देखो एमसीक्यू नंबर 17 के अंदर
3x प्लस 6x स्क्वायर, या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि पहले ना k की जगह 0 रख दो इसके अंदर। k की जगह 0 रखोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। सबसे आसान तरीका ये है। ठीक है, k की जगह 0 रख दो, फिर k की जगह 1 रख दो। अब 1 रखोगे तो 1/4 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर तुम लोग k की जगह 2 रख दोगे तो 7 आ जाएगा। तो ये इस पर्टिकुलर से ये सीरीज बन रही है। इससे तो बनेगी नहीं, इससे तो बन ही नहीं सकती, और इससे भी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर तुम इसकी जगह k की जगह 1 रखोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और k की जगह 2 रखोगे तो 5 हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। इधर भी सेम कहानी करो कि पहले ऑप्शन पे 4 का मल्टीपल है, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब 3xn लिखा हुआ है, लेकिन स्टार्ट किससे कर रहे हैं, -10 से। तो यहाँ पे अगर तुम लोग, हाँ, अब जाहिर सी बात है, देखो 3 का मल्टीपल चल रहा है, 3 1 ज़ा 3, ये 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और कहाँ तक चल रहा है, 20 तक। देखो ये भी ज़रूरी है समझना कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, कहाँ तक चल रहा है, 3 20 ज़ा। तो यानी कि अगर मैं जनरल टर्म बनाऊँ इसकी, 60 तो नहीं लिखूंगा ना, मैं क्या लिखूंगा, 3 टाइम्स ऑफ द n, एक्स की पावर n, और यहाँ मैं समीशन लगा दूंगा। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तभी यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 20 पे, 20 लिख दूंगा। या सिंपल एक काम कर लो ना, यहाँ पे 1 पुट करके देखो, तो ये हो जाएगा, पहली टर्म 3x हो जाएगी। फिर 2 पुट करके देखो तो 6x स्क्वायर हो जाएगी। तभी आप ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे। ठीक है, सेम तरीके से मुझे बताओ 18 का क्या होगा आंसर। तो 18 की भी आप सीरीज निकाल लें भाई। 1 + x की पावर n जो है, अगर आप इसको देखें, ये इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इन्फिनिटी टर्म्स तो नहीं है हमारे पास, हमारे टर्म्स n टर्म्स है, तो n टर्म्स वाले को टिक करेंगे। तो n टर्म्स तक मौजूद है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करो, k 0 से लेके n तक मौजूद है। तो एक काम कर लेते हैं ना भाई, इसको अगर तुम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसमें वेरिएशन आएगी, तो यहाँ लिखोगे पहले NC0 x की पावर 0, फिर लिखोगे NC1 x की पावर 1, फिर लिखोगे NC2 x की पावर 2, और आखिर पे लिख दोगे n तक, यानी कि NCn x की पावर n। तो ये बायनोमियल थ्योरम लिखा हुआ है। NC0 1 होता है और x की पावर 0 भी 1 होती है। NC1 जो है वो n होता है। NC2 आपको पता होना चाहिए, n के 2 रिवर्स फैक्टर डिवाइडेड बाय दी 2 फैक्टोरियल, ये मैंने आपको बायनोमियल पढ़ाते हुए बताया था। और NCn 1 के इक्वल होता है। तो ऑप्शन बी से ये चीज़ बिल्कुल वेरीफाई हो रही है। या शुरू की 2 टर्म्स ही निकाल के देख लें, तो 1 + nx इससे ही बनेगी, इससे नहीं बनेगी, चेक कर लें, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में चले गया। अब रेसिप्रोकल में तो है नहीं, x हमारे पास न्यूमैरेटर में प्रेजेंट है। सही है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे भी ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे इनफिनाइट टर्म्स मौजूद है। 19 को देख लो। अच्छा, 19 की भी ना सीरीज को अगर आप लोग देखें, हाँ यहाँ पे इनफिनाइट टर्म्स है। 19 के अंदर अगर आप देखें बेटा, तो इनफिनाइट टर्म्स है। और ये देखते ही पता चल रहा है, अगर आप पहले वाले ऑप्शन पर रखें तो पहले आप 0 रख दें, तो x की पावर 0/0 फैक्टोरियल। फिर आप 1 रख दें, तो x की पावर 1/1 फैक्टोरियल। फिर आप 2 रख दें, तो x² फैक्टोरियल, और चलता जाएगा आगे। r रखोगे तो r फैक्टोरियल हो जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन से ही ये मैच कर रहा है, तभी आप 19 पे टिक करा देंगे ऑप्शन नंबर ए पे। ठीक है, अब 19 के बाद बेटा हमारे पास कितने रहेगा एमसीक्यूज, ये रहना। हाँ, ये भी देख ही लो पर भाई, ये बराबर है 20, 21, 22। 20 पे सम पूछा जा रहा है, द सम। तो यहाँ पे एक काम कर लो ना, एलसीएम ब्रेक कर लो इसका। एलसीएम ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/n। ठीक है, अब ये इस चीज़ का सम तो 3 हो जाएगा, इस चीज़ का सम निकाल लेना भाई। 1/1, क्योंकि ये 3 तक चल रहा है ना, तो ये 1n हो जाएगा, तो n 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3।
तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 3 + 1 4, और 1/2 + 1/3 को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, ये हो जाएगा 5/6। 6 4 = 24 + 5 29/6। ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। 21। 21 पे यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है, तो पुट कर लो पहले, यहाँ पे ज़ीरो पुट करो, 1/0 फैक्टोरियल, फिर 1/1 फैक्टोरियल, फिर लिखोगे आप अपना अल्लाह भला करे 1/2 फैक्टोरियल, ये लिखोगे ना। 1/0 फैक्टोरियल लिख दिया, फिर 1/1 फैक्टोरियल लिख दिया, फिर 1/2 फैक्टोरियल लिखा, 1/3 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो 1/0 फैक्टोरियल क्या होगा आपके पास, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 विल बिकम व्हाट, ये हो जाएगा 2 + 1/2 फैक्टोरियल +1/3 फैक्टोरियल। वैसे इन्होंने कुछ मसला करा हुआ है इस एमसीक्यूज में ना, क्योंकि ऑप्शन ए और सी बिल्कुल सेम है। तो ऑप्शन ए पे ये लाजमी तौर पर 2 होगा, ठीक है। ये ऑप्शन ए को सही कर लेना, ये 2 होगा लाजमी। तो आपके पास देयर फॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन है। अगर ये नहीं होता तो फिर डी पे टिक करते हैं। द सीरीज n² + n is, ये सीरीज पूछ रहा है आपसे कन्वर्जेंट है क्या है। इस बात का पता बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है, वो इस तरीके से लगाया जा सकता है कि डाइवर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट कैसे पता, भाई देखो, अगर कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी हो और एक रेशनल फ्रैक्शन प्रेजेंट हो, तो एक ट्रिक होती है, ट्रिक ये होती है कि अगर आपकी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो डिग्री ऑफ न्यूमैरेटर से, सही है, तो उसका सम हमेशा इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का मतलब डाइवर्जेंट सीरीज है। अगर ये रेसिप्रोकल होता, फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ, अगर आपकी डिनोमिनेटर नहीं, यहाँ पे न्यूमैरेटर लिख लो, ऊपर का मतलब है न्यूमैरेटर, तो यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमैरेटर अगर फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ग्रेटर होती, तो बेटा इसका जो सम होगा वो इन्फिनिटी होगा। वजह बड़ी सिंपल सी है, देखो ऊपर एक बड़ा नंबर आएगा, नीचे छोटा नंबर आएगा, तो इनका ये इंक्रीज होता रहेगा, ये डिक्रीज होता रहेगा, तो इनका डिवीजन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। तो मिल जाएगी बेटा, इसकी आज ही मिल जाएगी। तो बेटा ये सारी चीज़ें थी समेशन के अंदर। अगर नीचे पावर ज़्यादा हो ऊपर पावर कम हो तो फिर लग सकता है वो कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है। तो ये मैंने आपको ये भी करा दिया। अब इसके अलावा अगर मैं आपसे लीनियर प्रोग्रामिंग डिस्कस करूँगा, फिर ये है कि हमारा फर्स्ट ईयर जो है बेटा कंप्लीट हो जाएगा। कन्वर्जेंट में ज़ीरो नहीं होता मुस्तफ़ा, कन्वर्जेंट में लास्ट टर्म ज़ीरो होती है, लेकिन सम इनफिनाइट मतलब सम फाइनाइट होता है। अच्छा, अब लीनियर प्रोग्रामिंग के एमसीक्यूज बताएं आप लोग, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ ताकि ये भी रिकॉर्ड हो जाए। अब देखो, शुरू के तो थ्योरेटिकल है, यानी कि शुरू के लिए आप लेक्चर देख लीजिएगा तो आपके सारे एमसीक्यूज खुद ही सॉल्व हो जाएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के ना। तो उसमें एक दो सवाल ही ऐसे हैं जो सॉल्व करने वाले, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट लेगा ये चैप्टर सॉल्व होने के लिए। आपकी फर्स्ट ईयर जो है बेटा फिर पूरी एक एक एमसीक्यूज मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए। अब ये कि मैथमेटिक्स का काम हमेशा ज़्यादा ही होता है, अगर आप इसको कंपेयर करें अपने दूसरे सब्जेक्ट से, तो भाई मैथ्स के अंदर हर सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। अब देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पे भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग इज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या होता है, टू बी ऑप्टिमाइज,
फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। अब बेटा इसी तरीके से ऑप्टिमाइज का मतलब है चीज़ों को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। थ्री के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग आर कॉल्ड। तो भाई ये आपके कांस्टेंट कहलाते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उसको कांस्टेंट्स कहलाते हैं। और वो फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है उस फंक्शन को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ सारे। उस फंक्शन को क्या कहते हैं, हाँ भाई बताते हो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बुक की लाइन पढ़ लेना या थ्योरी पढ़ लेना, आपके एमसीक्यू सारे सॉल्व हो जाएंगे। फाइव का बताओ क्या होगा। फाइव के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब वो वैल्यू जो कि इधर मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाता है। फिजिबल रीजन में सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स को क्या कहते हैं बताओ। हेल्प इन टेकिंग व्हाट। तो सिक्स में यू विल मार्क ऑन डिसीजन, डी पे मार्क करोगे। ठीक है। ऑप्टिमाइज मीन, ऑप्टिमाइज की क्या मीनिंग होती है। ऑप्टिमाइज कर दो, या तो मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम होगा या तो मिनिमाइज का होगा। इनइक्वालिटीज के चार सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू। ठीक है। तो चार सिंबल्स होते हैं बेटा। सिक्स ये था, देख लो राफे। डिसीजन। अब यहाँ लिखा हुआ है द सोल्यूशन ऑफ नाइन की अगर मैं बात करूँ, एक्स माइनस फोर लेसर देन जीरो। एक्स माइनस फोर लेसर देन जीरो का मतलब है एक्स लेसर देन फोर है बेटा। सो एक्स लेसर देन फोर का मतलब ये होता है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके फोर तक। ठीक है बेटा, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके। बेटा लास्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। नाइन पे ए पे टिक कर दोगे बेटा। टेन पे आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना देंगे तो इक्वल टू लगा देंगे बस इसकी जगह। अब जब इक्वल टू लगाओगे तो ये डी हो जाएगा। अब 11 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, 11 क्या होता है, तो 11 पे आप कहेंगे भाई कॉर्नर पॉइंट्स को बेटा वर्टेक्स भी कहा जाता है। अब 12 में अगर मैं बात करूँ द वेरिएबल यूज इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। 12 के अंदर ये क्या आ जा रहा है, इसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स आर कॉल्ड, ये रिपीट हो गया सवाल, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स को क्या कहा जाता है बताओ। अगर मैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स की बात करूं तो ये भी डिसीजन कहा जाता है। गुड हो गया वानिया। अब देखो 13 के बाद 14 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो 14 के अंदर बोला गया है देयर आर डैश फिजिबल रीजन। भाई फिजिबल रीजन बहुत बड़ा होता है और उसमें पॉइंट्स जो होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है भाई, मैक्सिमम वैल्यू के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपने ये ग्राफ बना लीजिएगा यहाँ पे, और ये आपका जो है वो x प्लस वाई इक्वल टू फोर है। यानी कि ये पॉइंट जो होगा इसके अंदर x को ज़ीरो रखना, तो ये पॉइंट आपको एक मिल जाएगा 0,4। यहाँ पे y को ज़ीरो रखना तो ये मिल जाएगा 4,0। ये कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे 0,0। एक एक करके इसके अंदर पुट कर दो। 0,0 पुट करोगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। 0,4 पुट करोगे तो x की जगह ज़ीरो, y की जगह फोर, 16 आ जाएगा। 4,0 पुट करोगे तो आंसर 12 आ जाएगा। तो 16 आपका जवाब आएगा जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है। अब मैं अगर आपसे 16 के बारे में बात करूं तो बेटा 16 क्या कहा जा रहा है, डी पे अगर हम पे के करके सवाल पढ़ें, मैथमेटिकल टेक्निक है, जी हाँ सही है। ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल मैक्सिमाइज मिनिमाइज करता है। इकोनॉमिक एलोकेशन के लिए यूज़ होता है लिमिट, ये भी सही है, क्योंकि कम चीज़ें होती हैं तो उसी को आपने मैनेज करना होता है, तो आप उसको मैक्सिमाइज कर दो या मिनिमाइज कर दो। अब मैं अगर आपसे 17 के बारे में बात करूं, द पॉइंट अबव द लाइन एक्स प्लस टू वाई इक्वल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। भाई अबव का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, लोअर का मतलब है लेसर देन इक्वल टू। याद रखना अगर एक लाइन है इस तरीके से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो उसके जितने भी ऊपर वाले रीजन होंगे ना बेटा, उसकी इनइक्वालिटी बनेगी ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और जितनी भी नीचे वाली होगी उसकी बनेगी लेसर देन सी। ठीक है। तो ग्रेटर की बात हो रही है 17 के अंदर, देयर फॉल यू विल मार्क ऑन
अबव की बात हो रही है, देखो ऑन की बात नहीं हो रही, अबव की बात हो रही है। अगर ऑन होता तो इक्वल टू भी आता, मतलब इस लाइन के बारे में, इस लाइन से अबव के बारे में बात हो रही है, तभी आप सी पे टिक करेंगे। अगर अबव और ऑन होता तो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों आता। 18 पे कहा जा रहा है इन लीनियर प्रोग्रामिंग कांस्टेंट और लीनियर, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस लीनियर, दोनों ही एक्स की पावर वन होती है, उसमें लीनियर होना जरूरी है दोनों का। नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे आप लोग, ये मैंने मास्टर्स लेवल्स में पढ़ा था, जब मैं एमफिल पढ़ा था तो उसमें हमें नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग भी सिखाई गई थी, उसमें सिंप्लेक्स मेथड वगैरह आ रहे होते हैं। 19 के अंदर आपसे जो सवाल किया जा रहा है, अब इसका ना ग्राफ बना लो सिंपल सा। भाई देखो यहाँ पे x लेसर देन इक्वल टू टू की इक्वेशन कैसे होगी। भाई पहले x इक्वल टू टू पे इक्वेशन बना लो। x इक्वल टू टू पे इक्वेशन एक वर्टिकल लाइन होगी, y ग्रेटर देन टू पे इक्वेशन एक रियल लाइन होगी। अब टू से बड़े वाले आंसर्स का मतलब है ये लाइन जो है वो y इक्वल टू टू की है, ये लाइन जो है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू टू की है। भाई देखो ये लाइन जो है वो x इक्वल टू टू की है। अब ये पूरा रीजन जो है आपके पास ये हो जाएगा x लेसर देन टू का। अब ये ऊपर वाला रीजन है ये हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू टू का, ठीक है। तो जब इसके अंदर देखें जो फिजिबल रीजन आएगा, मैं पहले का बता रहा हूँ, इस वाले का क्या होगा, इस वाले को ब्लू से कर देते हैं, ये होगा पूरा। और इस वाले को y ग्रेटर देन वाले को इस पे कर देते हैं, तो रेड और ब्लू दोनों किस में आ रहा है, ये रीजन आपका सोल्यूशन होगा पूरा। अब जिसको मैं ग्रीन से कलर कर रहा हूँ, जिसमें रेड और ग्रीन दोनों आ रहा है, तो ये जो रीजन है ये किधर लाई कर रहा है, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है ना। देयर फॉर 19 के अंदर यू विल मार्क ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब 19 के बाद हमारे पास क्या रह गया, एमसीक्यूज। अच्छा जी 19 रामीन देखो कोई मुश्किल नहीं है, इसको तुमने इनइक्वालिटी पढ़ी थी, मतलब आपको ये कराया गया था शेडेड रीजन शेड वगैरह क्लास में, तो सिंपल है ना भाई। x लेसर देन इक्वल टू टू का मतलब है x इक्वल टू टू, ये रही लाइन, ये लेफ्ट वाला रीजन होगा। y लेस ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है y इक्वल टू टू, ये वाली लाइन जो है ना वो y इक्वल टू टू की है, मतलब यहाँ पे ये टू लिखा हुआ है। आपने देखना है दोनों का कॉमन रीजन क्या, अभी दोनों का कॉमन रीजन यहाँ लाई कर रहा है, तो ये रीजन कहाँ पे है, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट पे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये वाला रीजन कहाँ लाई कर रहा है, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट पे कर रहा है ना। तो शायद मैंने इधर लिखा है 20, 21, 22। अब बेटा इसको देख लो, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन तीन ही है, 0,20, 10,0 और 0,0। तो हमारे पास 0,20, 10,0, तो ये ऑप्शन सी पे मौजूद है। 21 अगर आप देखें, 21 पे क्या कहा जा रहा है, 21, 22 एंड 23। अब देखो 21 पे ना थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक काम करें ना, 21 के अंदर एक सिंपल सा ये देखिए कि तीनों सॉलिड लाइन है, तो वो वाला ऑप्शन देख लें जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू मौजूद है, तीनों पे सॉलिड लाइन प्रेजेंट है, तो वो ऑप्शन सी पे मौजूद है, तभी आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। या तो आप ये कर सकते हो, या तो आप ना इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये इनइक्वालिटी क्या होगी। अगर मैं इसकी इनइक्वालिटी की बात करूँ ना, ये वाली की, तो ये लाइन पे आप देखें ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4, और लेफ्ट की तरफ शेड हुआ हुआ है, तो पहली इनइक्वालिटी ये बन रही है एक्स लेसर देन इन इक्वल टू 4। तो ये सिर्फ और सिर्फ जाहिर सी बात है ऑप्शन सी पे है। अच्छा इसकी क्या होगी इनइक्वालिटी, यानी कि इस लाइन की। भाई देखो इस लाइन की इनइक्वालिटी के लिए आपको दो पॉइंट पता होने चाहिए, एक पॉइंट ये रहा 1,-3 और एक पॉइंट ये रहा 4,3। तो आप लोग ना पहले लाइन की विजन के लिए जाहिर सी बात है आप लोग 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जो कि होगा y-y1, देख लेना मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, y-y1 x-x1, और यहाँ पे आ जाएगा -3 -4। लाइन की इक्वेशन याद है ना सबको,
फिर क्या लिखना पड़ेगा, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1। अच्छा मैंने x1 y1 किसको बोला है, इसको बोला है, और इसको मैंने x2 y2 बोला है। तो ये यहाँ पे लिख दोगे -3 और यहाँ लिख दोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा -3y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 6x और प्लस का 24। इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ सबको लेफ्ट हैंड साइड में। सो 9 माइनस 24 कितना होगा बताओ, 15 होगा माइनस का। अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेना, जब कॉमन निकालोगे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x माइनस वाई माइनस 5। अच्छा एक बात याद रखना कि असल पे ये वाली जो लाइन है इसके नीचे वाला रीजन जो है मौजूद है। अगर ए एक्स प्लस बी वाई में बी नेगेटिव हो, अगर बी नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। रिवर्स से क्या मुराद है कि आप अगर यहाँ पे 5 लिख रहे हैं तो आपको या तो लेसर देन एन इक्वल टू लिखना पड़ेगा या तो ग्रेटर देन एन इक्वल टू लिखना पड़ेगा। उस बात का फैसला ये करेगा कि शेड रीजन कौन सा शेड है, लाइन के नीचे वाला रीजन शेड है। तो लाइन के नीचे वाला रीजन शेड है, तो क्योंकि माइनस आया है तभी आप ग्रेटर देन एन इक्वल टू लगाएंगे। माइनस में चेंज हो जाती है, जैसे माइनस में आप लोग की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। यानी कि अगर लाइन के नीचे वाला रीजन होगा तो माइनस के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, और ऊपर वाला रीजन होगा तो लेसर देन इक्वल टू आएगा। कब आएगा, जब y नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन निकाली तो बेटा ये दोनों वेरीफाई कर रही है। ठीक है, अब ये भी दूसरी भी इक्वल टू वाली ही होगी। इक्वल टू क्यों, क्योंकि सॉलिड लाइन है। डैश लाइन होती है तो उसमें इक्वल टू नहीं आता। ठीक है, देयर फॉर यू विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर सी। इधर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपने चैप्टर 7 पे सीखा होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू, ये फॉर्मूला है सॉरी। अब 21 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व 22 एंड 23। देखो 22 पे बोला जा रहा है द मैक्सिमम वैल्यू। भाई मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता ही, मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ। यानी कि यहाँ पे अगर आप 4 पुट करेंगे, 2 का कोफिशिएंट कम है तो यहाँ पे 4 से 8 आंसर मिलेगा। लेकिन अगर तुम लोग 4 रखोगे, यानी कि f(0,4) रखोगे, तो x की जगह 4 और y की जगह 4 लिख देंगे। दिस विल बिकम योर 12। देयरफॉर 22 पे आप 12 को टिक कर देंगे। अब यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं। भाई 3 कॉर्नर पॉइंट है। पहला कॉर्नर पॉइंट है 0,6, 0,5, 4,3। तो ये कौन से ऑप्शन पे लिखा हुआ है, 0,5, 0,6 सी पे लिखा हुआ है। देयरफॉर 23 पे यू विल मार्क ऑन ऑप्शन सी। तो भाई ये दोनों के दोनों मैंने आपको सारे करवा दिए। अच्छा वेक्टर से क्या है, एक दो एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज रह गए थे। ठीक है चलो मैं बता देता हूँ। ये कौन सा था आपका, वेक्टर शेयरों बता देता हूँ तुम लोगों को, मसला नहीं है। तो देख लो तुम लोग एक दफ़ा ना वेक्टर, इस पर मसला हो पूछ लेना, मैं दिखा देता हूँ। मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिस पे इशू हो मुझे बता देना। इसकी रिकॉर्ड एमसीक्यू नंबर 1। भाई एमसीक्यू नंबर 1 पे मसला है, कुछ भी नहीं करना, इनको ऐड करके मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एमसीक्यू नंबर 2 भी देख लो। 2 के अंदर कुछ नहीं बोल रहा है, यूनिट वेक्टर बोल रहा है। तो वेक्टर को निकाल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब अगर यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ डायरेक्शन को साइन बोल रहा है, भाई डायरेक्शन को साइन के लिए कुछ नहीं करना, बी में से ए को माइनस कर देना, जो भी वेक्टर आ जाए उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 3 आ गया, उन सबको तीनों से डिवाइड कर देना।
तो ऑप्शन ए 3 का आंसर आ जाएगा। 4 देख लो, वही सेम लॉजिक, कोई मुश्किल नहीं है भाई। आर निकालोगे बी माइनस ए से, आर आ गया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। एंगल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर। एक्स 2 है, वाई -2 है, जेड -1 है, आर 3 है, ले जाके पुट कर दो। डायरेक्शन को साइन अगेन बोला जा रहा है R1 + R2 + R3 का, तो R1 + R2 + R3 यानी कि ऐड कर लिया मैंने इन लोग को। करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाला। डायरेक्शन को साइन होते हैं क्या, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर। तो एक्स वाई तो मेरे पास 4 और -4 था, ले जाके मैंने पुट कर दिया। ठीक है, हाँ PDF में दे दूंगा तुम लोग इसकी। तो इसकी के बाद 6 के अंदर कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट कॉज एंगल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वैल्यू पुट कर देनी है। A1 A2 A3 यहाँ पे डिफाइन है 6 के अंदर। सेम तरीके से यहाँ देख लो, कोई मुश्किल लगे तो बता देना। 7 पे कुछ भी नहीं है भाई, डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है। 8 देख लो, 8 में भी कुछ भी नहीं करना है। 4 पे क्या है मुस्तफ़ा, देख लो 4 पे तो बहुत सिंपल है। अब इसमें यहाँ एक्यूट एंगल कहा जा रहा है, तो मैंने मेंशन कर दिया है कि एक्यूट पॉजिटिव आएगा। बेटा ए बी लिखा हुआ है, तो पहले बी माइनस ए निकाल लो, आर आ गया ना। तो एंगल्स क्या होंगे, पहला एंगल होगा कॉज इनवर्स एक्स अपॉन आर, जो कि अल्फा होगा। दूसरा होगा कॉज इनवर्स वाई अपॉन आर, तीसरा होगा कॉज इनवर्स जेड अपॉन आर। ठीक है, ये आपके सारे MCQs हैं, इसको देख लें, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सही है सारे। एक सवाल है जो थोड़ा सा न्यू है, वो ये वाला है 22। अ फोर्स अप्लाइड एट द पॉइंट, फाइंड द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द पॉइंट। भाई ये बात याद रखिएगा, m बराबर है r क्रॉस f के, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसमें बस एक बात ये समझ रही कि r कैसे निकलेगा। भाई जिस पे अप्लाई हो रही है फोर्स, इसको पॉइंट बी कह लेना, और जिस पे अबाउट द पॉइंट को ए कह लेना। बस ये समझाने वाली बात थी, और बाकी चीज़ें आसान है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, जिस पे फोर्स लग रही है, जिस पे फोर्स लग रही है उसको पॉइंट बी कहोगे। ठीक है, तो यहाँ से आर क्रॉस एफ निकाल लेना। ये तो सिंपल है, डब्ल्यू क्रॉस आर से निकल जाएगा भाई, सारा काम आपने फिजिक्स में किया हुआ है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने वाला क्वेश्चन है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी PDF ना आप लोग से शेयर कर लेता हूँ, आप लोग इसको एक नज़र पूरा देखिएगा, और इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, तो कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आए तो कल की क्लास में मुझसे पूछ लेना, वरना हमारी फर्स्ट ईयर जो है बेटा वो कंप्लीट होती है। कुछ MCQ इसमें रह गए, वो मैं चलो अभी कर देता हूँ सॉल्व, वो साथ साथ देख लो। ठीक है, अच्छा तलहा कह रहे हैं MCQ नंबर 60 पेज नंबर 169। भाई देखो, ये मैंने शायद आपको नहीं बताया था ना, इसको लिख लो पहले, यहीं पे बता देता हूँ। भाई देखो, अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, आसानी है ये भी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको सॉल्व करें, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 sin थीटा + 3 cos थीटा = 5। अब क्या करो, 5 को डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 4/5 sin थीटा + 3/5 cos थीटा = 1, ऐसे लिख लो। सही है। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, एक मिनट रुकना बेटा, ये ऐसे भी नहीं करो, एक काम कर लो ना, हाँ, अगर तुम इसको कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर करोगे, 5 यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिख लो, यहाँ लिख लो cos A
साइन थीटा, और यहाँ पे लिखोगे साइन ए कॉस थीटा। तो देखो यहाँ से तुम्हें जो कॉस ए मिलेगा दैट मस्ट बी 4/5, और साइन ए जो मिलेगा वो 3/5 होगा, ए कह लो इसको, लेकिन ये दोनों सेम एंगल होंगे क्योंकि ये दोनों सेम है। अब अगर तुम लोग यहाँ से टेन ए निकालोगे यानी कि टेन एंगल निकालोगे तो वो हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो ये 3/4 हो जाएगा। अब 3/4 देख लो कौन से ऑप्शन पे मौजूद है, बी पे मौजूद है, तभी बी पे टिक कर दोगे। ठीक है, तभी टेन इनवर्स 3/4, ये वन हटेगा तो वो कुछ ना कुछ माइनस आएगा, तो इसको इस लॉजिक से कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट बेशक। मैंने क्या किया कि 5 को डिवाइड किया और यहाँ पे इसको इक्वेट कर दिया। 90 माइनस समथिंग होगा, वो समथिंग ये होगा, मतलब इसको अगर ए को निकालोगे ना तो वो टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए पे मौजूद है। ये आपका एक्सरसाइज 10.2 थी ना, 10.2 पे आपने आर साइन थीटा प्लस फाइव वाला सवाल किया था, तो वो उस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे, क्योंकि ये मेरे पीडीएफ में शेयर हो सकता है वैसे तो। इसी में ऐड कर देता हूँ। वन के बराबर कैसे हुआ, ये देखो ना मुस्तफ़ा, अगर मैं दोनों साइड 5 से डिवाइड करूँगा तो राइट हैंड साइड पे तो वन ही आएगा ना। ठीक है, तो अब क्या रह गया बताओ। अब यहाँ पे भाई ये कुछ एमसीक्यूज हैं, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबमिशन का बेटा शेड्यूल वो कर दो मुझे, क्या नाम है, व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज और हैं जो मैं